वेलकम टू लॉ ज्ञान भारत चैनल। आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो है लीज़। LEASE लीज़। एक चीज़ मैं पहले बता दूं आपको, लीज़ और टेनेंसी और लाइसेंस तीनों अलग चीज़ें। लीज़ और टेनेंसी, लाइसेंस तो टोटली कंप्लीट अलग है, बट टेनेंसी और लीज़ आपको लगेगा कि सेम है, बट उसमें डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस ये है कि टेनेंसी आपका इनहेरिटेबल नहीं है, लाइसेंस भी आपका इनहेरिटेबल नहीं है। इनहेरिटेबल मतलब अगर जो लेसी है वो अगर एक बार लेसी को वो लीज होल्ड ग्रांट होता है तो उसके जो लीगल हेयर्स, मतलब उसके मौत के बाद उसके जो बच्चे हैं उनको वो इनहेरिट हो जाएगा, मतलब उनकी वो जो अधिकार है वो उनको मिल जाएगा। तो जो लीज़ है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डील किया गया है। और बाकी जो टेनेंसी है, टेनेंसी लॉज हैं, वो आपका अलग तरह के एक्ट उसमें हैं, जैसे कि आपका रेंट कंट्रोल एक्ट है और टेनेंसी एक्ट है और मॉडल टेनेंसी एक्ट है। ये सब टेनेंसी एक्ट में कवर होते हैं। बट हाँ, आज हम बात करेंगे लीज़ के बारे में, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 105 में डील किया गया है। तो लीज़ के एसेंशियल्स क्या है, देखिए मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है। हम आपको समझाएंगे प्रैक्टिकली क्या होता है, कानून क्या होता है, लॉ क्या होता है। वही तो अपना जो डेली का जो काम होता है वो कैसे करना है, बस वही तो कानून होता है। बस उसको हम लोग को सिंपल तरीके से समझना है। चलिए समझते हैं। लीज़ ये है, लीज़ का ये डेफिनेशन आप समझेंगे बैरेट क्या बोल रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी फॉर ए सर्टन पीरियड express or implied or in perpetuity for a consideration of price paid or promised to be paid or money or share of crops of service or any other thing of the value to be given periodically or on specified occasions। देखिए हमने पूरा बैरेट को डिवीज़न करके अभी यहाँ पे लिख दिया। आप लोग चाहें तो यहाँ पे इसको नोट्स आप मतलब अपने हिसाब से आप नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। चलिए ये ब्रेक कर दिया हम लोगों ने सो दैट कि आपको याद रखने के लिए इजी होगा और समझने के लिए भी इजी होगा। चलिए हम लोग समझते हैं क्या है लीज़। लीज़ ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, राइट टू एंजॉय। जो प्रॉपर्टी है उसको आपको एंजॉय करने का वो अधिकार मिलता है। अभी एंजॉय क्या है, एंजॉय मतलब राइट ऑफ पोजेशन और राइट टू यूज़। जो आप सपोज़ अच्छा अभी आप समझ लेते हैं, सपोज़ आप जो घर एक सपोज़ एक भाड़े पे लेते हो, वो लीज़ है कि वो टेनेंसी राइट्स है, वो आपका टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट से पता चलेगा। आप लोग पूछोगे कैसे पता चलेगा कि ये लीज़ डीड है या फिर ये टेनेंसी एग्रीमेंट है। टेनेंसी एग्रीमेंट अलग है, लीज़ डीड अलग है। वो आपको टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट से पता चलेगा। एक एग्रीमेंट बनता है ना दोनों पार्टीज़ के बीच में, एक स्टैम्प पेपर में, जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में पार्टीज़ के नाम लिखे होते हैं, उसमें टर्म्स लिखे होते हैं कि ये लेसर है, ये लेसी है, ये टर्म्स है, इतना पेमेंट प्राइस होगा। हम आपको आगे भी दे देंगे कॉपी, सैम्पल टेम्पलेट कॉपी कैसे होता है, लीज डीड कैसे होता है, टेनेंसी एग्रीमेंट होता है कॉपी को कैसे होता है, वो भी हम आपको दे देंगे सैम्पल में। पहले ये बेसिक समझ लिए, ये राइट टू एंजॉय उसमें, इसमें जो लीज़ है वो सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट, एक्सचेंज से अलग होता है। पहले तो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफ़र सारी चीज़ों को कवर करता है। कौन कौन सी चीज़, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, मॉर्गेज और लीज, ये 5 चीज़ को कवर करता है। इसमें ट्रांसफ़र होता है, जो राइट है उसमें प्रॉपर्टी में वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। ये है, एक है एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र और एक पार्शियल ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, सेल में और गिफ्ट में और एक्सचेंज में एब्सोल्युटली परमानेंटली उसके पास चला जाता है, मतलब मैं और ओनर नहीं रहूँगा। बट इसमें पार्शियल ट्रांसफ़र में क्या होता है, ये मॉर्गेज हो या फिर लीज हो, इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र या एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं होता है। मतलब मेरा जो ओनरशिप है वो परमानेंटली किसी दूसरे को नहीं जाता है, वो टेम्परली जाता है। इसमें क्या होता है, लीज़ में आप क्या होता है ना, राइट टू एंजॉय पोजेशन एंड यूज़। उसको आप जो घर पे सपोज़ घर किसी को आप भाड़े पे देते हो, टेनेंसी नहीं है, मैं लीज़ का बात कर रहा हूँ, टेनेंसी अलग चीज़ है। अगर किसी को लीज़ पे देते हो, जो आप भाड़े पे, हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं भाड़े पे देना, तो वो क्या करता है, जिसको आप भाड़े पे देते हो वो उसको यूज़ करता है, उसको पोजीशन में रहता है, वो घर के पोजीशन में रहता है और उसको यूज़ करता है। तो वो है राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का अधिकार आप उसको दे रहे हो, ये है लीज़ में। अच्छा, ये जो लीज़ है ये है एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं होता है। एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र किस में होता है, सेल में होता है। सेल में परमानेंटली उसको बेच देते हो। गिफ्ट में होता है, गिफ्ट मतलब किसी को आप फ्री में दे देते हो बिना कि, गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट मतलब कंसिडरेशंस नहीं है उसमें,
जब आप कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दे रहे हो, बदले में कुछ पैसा कुछ या फिर कुछ और चीज़ नहीं ले रहे हो, तो वो गिफ्ट हो जाता है, तो आप परमानेंटली उसको फ्री में दे देते हो। और एक है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या है, मैं एक प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दे रहा हूँ और वहाँ उससे कुछ प्रॉपर्टी मैं अपने पास ले रहा हूँ, यह गिफ्ट। इसमें परमानेंटली ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। बट मॉर्गेज और लीज़ में आपका ओनरशिप परमानेंटली ट्रांसफ़र नहीं होता है। मॉर्गेज में क्या होता है, मैं प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के उसके बदले में एक कुछ लोन लेता हूँ, तो वो है मॉर्गेज। तो जब मैं लोन वापस कर दूंगा, वो प्रॉपर्टी फिर मुझे वापस मिल जाएगा। और लीज़ में क्या होता है, इन्जॉयमेंट हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये है पार्शियल ट्रांसफ़र, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र सिर्फ सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज में होता है, इसके बोलते हैं इसको पार्शियल ट्रांसफ़र। जो लीज़ जो है वो पार्शियल ट्रांसफ़र है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं है। यह है पहला कंडीशंस की ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। अभी दूसरा कंडीशंस क्या है, दूसरा ये है कि ट्रांसफ़र इज़ मेड फॉर ए सर्टेन पीरियड। जो हम लोग किसी को भाड़े पे दे रहे हैं या फिर किसी को अपने लीज़ पे दे रहे हैं, तो कुछ पीरियड तो होना है। वो महीना, मंथ टू मंथ हो सकता है, ईयर टू ईयर हो सकता है, क्या अनलिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है? हाँ, वो भी हो सकता है। उसे बोलते हैं परमानेंट लीज़ या फिर परपीचुअल लीज़। जनरली ये गवर्नमेंट जो परमानेंट लीज़ होता है सर नॉर्मली 99 ईयर्स के होता है। जो गवर्नमेंट के जो लैंड होते हैं वो लीज़ में अपने हम लोग लीज़ में अपने गवर्नमेंट से लैंड लेते हैं। परमानेंटली प्राइवेट के केस में से भी हो सकता है, बहुत रेयर है, बट जनरली गवर्नमेंट केसेस में गवर्नमेंट लैंड जब आपको लीज़ में लेते हैं, फिर वो आपका इनहेरिटेबल, मतलब आपके बाद फिर आपके बच्चे उसको प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे और वो इन कोर्स ऑफ टाइम परमानेंट लीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सर्टन पीरियड है वो आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, महीने के लिए हो सकता है, या फिर साल भर साल, वो आपका डिपेंड करता है। वो कैसे पता चलेगा कि वो कितने पीरियड के लिए है, मंथ टू मंथ है या फिर ईयर टू ईयर है या फिर परपीचुअल है, मतलब परपीचुअल मतलब परमानेंट, मतलब पूरा कम्प्लीटली पीरियड का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए है। तो वो कैसे पता चलेगा ना, वो एक्सप्रेस में पता चलेगा या फिर इम्प्लाइड में पता चलेगा और इन परपीचुअल में पता चलेगा। कैसे, वो एग्रीमेंट, एक्सप्रेस मतलब यहाँ पे एक एग्रीमेंट से दोनों पार्टीज एक्सप्रेस किए होंगे, वो सारा टर्म्स वो एग्रीमेंट में एक्सप्रेस किया होगा, तभी बोलेंगे जो है वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट। अभी बोलोगे आप इम्प्लाइड क्या है, इम्प्लाइड मतलब एग्रीमेंट नहीं होता है बट कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़, जो पार्टीज़ दोनों के बीच में ऐसे काम करते हैं कि उससे पता चलता है कि हाँ लीज़ है। अभी आप पूछो कि कैसे पता चलेगा, चलिए सपोज़ मेरा घर है, आज से मैं आपको एक घर रहने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, हम दोनों के बीच में आप और मेरे बीच में कोई भी लिखा पढ़ी कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अपने घर में रहने के लिए दे रहा हूँ, पर आप उसके बदले मुझे क्या कर रहे हो, कुछ पैसे दे रहे हो। तो ये है कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़। मेरा कंडक्ट क्या है, मैं आपको घर दे रहा हूँ रहने के लिए, और आपका कंडक्ट क्या है, आप मुझे पैसे दे रहे हो। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई टर्म्स नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, बट आज पर द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़ इट बिकम्स एन इम्प्लाइड लीज। आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं आपको घर रहने के लिए दे रहा हूँ या फिर घर यूज़ करने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए दे रहा हूँ, तो ये है इम्प्लाइड। अभी आप बोलोगे परपीचुटी क्या है, परपीचुटी जो भी है परमानेंट सेम है, वो भी आपका टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि परपीचुअल है या फिर परपीचुअल लीज इनवैलिड नहीं है, वैलिड है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए भी दिया जा सकता है, परमानेंट लीज उसको बोलता है। चलिए अभी बोलेंगे फॉर कंसिडरेशंस। कंसिडरेशन मतलब क्या है, ये कंसिडरेशन सेक्शंस 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। कंसिडरेशन मतलब अगर मैं कुछ दे रहा हूँ मुझे भी वापस कुछ मिलना चाहिए, उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का एक सेपरेट वीडियो हमने डाला हुआ है, आप उससे जाके कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ सकते हो। तो शॉर्ट में ये बोल देंगे, अगर मैं कुछ घर एंजॉय करने के लिए किसी दूसरे को दे रहा हूँ तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, वो बोल रहा है कि कंसिडरेशन ऑफ प्राइस, जो मुझे मिलेगा वो प्राइस है पेड, मतलब पेड और प्रॉमिस टू बी पेड। पेड मतलब मुझे मिल गया और प्रॉमिस टू बी पेड मतलब बाद में मिलेगा। अभी आप बोलोगे एग्जाम्पल देंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कौन कौन से चीज़ देंगे प्राइस के लिए। प्राइस के लिए हम मनी दे सकते हैं, शेयर ऑफ क्रॉप्स दे सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, या फिर एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू टू बी गिवन पीरियडिकली और ऑन स्पेसिफाइड ओकेजन्स टू द ट्रांसफरर बाय द ट्रांसफरी। अभी आप बोलोगे क्या सर इतना कुछ लिख लीजिए, हम लोग को समझ में नहीं है, समझा देना। चलिए ये बोलता है कि प्राइस पेड और प्रॉमिस टू बी पेड, बोलता है कैसे दोगे ना, हाउ, ये बोलता है हाउ, ये जो बोलता है कैसे ना, प्राइस पेड अभी पे कर दिया या फिर फ्यूचर में पे करना है, ये प्रॉमिस टू बी पेड। एग्जाम्पल सपोज मैं घर एक आदमी को दे रहा हूँ लीज पे, तो उसने क्या किया, इमीडिएटली प्राइस मुझे दे दिया,
सपोज़ मुझे 1 साल के लिए 10,000 पर महीने के हिसाब से 1,20,000 पर सालाना, वो मुझे हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, वो घर एंजॉय करेगा। और इमीडिएटली जब हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जो लीज़ डीड हुआ, उसको बोलते हैं लीज़ डीड। लीज़ डीड में वो पार्टीज़ भी हम लोग समझेंगे। उसने क्या किया, मैंने अपने घर को उसको लीज़ पे रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए दिया, और बदले में कंसिडरेशन तो कुछ होना चाहिए, बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। उसने क्या किया ना, प्राइस पेड कर दिया। मतलब एग्रीमेंट हुआ, मैं आज के डेट से उसे रहने के लिए दिया, सेम डेट वो 1 साल के लिए मुझे पेमेंट कर दिया। तो क्या हुआ, प्राइस पेड हो गया, प्राइस इमीडिएटली पेड हो। और प्रॉमिस टू पेड, इमीडिएटली पे नहीं हुआ, उसने प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं हर महीना आपको 10,000 करके दूंगा 1 साल के लिए। तो टेन्योर क्या है, पीरियड ऑफ लीज क्या है, 1 साल है। तो कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन है 10,000 पर मंथ। अगर वो इमीडिएटली, पीरियड क्या है 1 ईयर, अगर 1 ईयर का सपोज 10,000 पर मंथ है तो सालाना 1,20,000। अगर 1,20,000 वो इमीडिएटली मुझे दे देता है तो वो बन जाता है प्राइस पेड, इमीडिएटली मुझे पे कर दिया। और प्रॉमिस टू पे मतलब इमीडिएटली नहीं देता है, वो बोलता है कि हर महीने, मैं हर महीने आपको दूंगा, फ्यूचर, वो फ्यूचर में अगर देगा उसे बोलते हैं प्रॉमिस टू बी पेड। मतलब कैसे, ये जो बोलता है, ये जो टर्म्स है, ये बोलता है कैसे पेमेंट कैसे करेगा, इमीडिएटली करेगा, पेड होगा, या फिर बाद में फ्यूचर में पेमेंट करेगा। प्रॉमिस टू बी पेड, प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस किया कि मुझे पे करेगा। तो ये पार्ट बोलता है कि कैसे पे करेगा, हाउ, ये डील करता है हाउ। कौन सा बोला, ये चीज़ डील करता है हाउ, कैसे पेमेंट करेगा। अभी क्या पेमेंट करेगा भाई, मनी दे सकता है, पैसा, मैंने घर दिया वो मुझे पैसे देगा, तो मनी दे सकता है। आप बोलोगे शेयर ऑफ क्रॉप्स क्या है, शेयर ऑफ क्रॉप्स क्या है, देखिए मेरी एक ज़मीन है, वो मैंने किसी और को लीज़ पे दिया हुआ है, आप भाड़ा समझ लीजिए, बट लीज़, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लीज़ और टेनेंसी अलग है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। वो कैसे पता चलेगा, वो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट से पता चलेगा कि दोनों पार्टी के बीच में क्या है, वो उससे पता चलेगा कि ये लीज़ है और ये टेनेंसी क्या है। तो क्योंकि ये पहले हम लोग समझ गए कि कैसे देगा, एक तो इमीडिएटली पेड दे देगा, इमीडिएटली दे देगा, और प्रॉमिस टू पेड फ्यूचर में देगा धीरे धीरे करके। अभी बोलेंगे क्या क्या देगा, मनी देगा, पैसा इमीडिएटली मुझे दे दिया, या फिर शेयर ऑफ क्रॉप्स। शेयर ऑफ क्रॉप्स मतलब जो हार्वेस्टिंग होता है, जो आपका जो फसल होता है ना, सपोज़ मैंने ज़मीन किसी को लीज़ पे दिया, उससे जो फसल उगेगा, उससे फसल से मुझे कुछ शेयर देगा, वो शेयर। सपोज़ आप बोलोगे कैसे, चलो लीज़ डीड एक है, उसमें मेरा नाम भी है, उसका नाम भी, जिसको मैंने लीज़ पे दिया अपनी ज़मीन, उसमें भी लिखा है। उसमें हम लोग ये राजीव टर्म्स ये इंसर्ट किए, जो भी फसल उसमें से निकलेगा, मैंने बोला कि नहीं भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, कंसिडरेशन में, ये कंसिडरेशन मैंने ज़मीन दिया तो मुझे वापस में कुछ मेरा इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए। मैंने बोला नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे शेयर ऑफ क्रॉप्स चाहिए। शेयर ऑफ क्रॉप्स क्या है, जो भी फसल उससे आमदनी होगी वो ज़मीन से, उससे मुझे कुछ परसेंटेज शेयर वो मुझे चाहिए। क्या पैसे हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरी मर्ज़ी, मुझे जो चाहिए वो आप दो, पैसा नहीं चाहिए, मुझे शेयर ऑफ क्रॉप्स दो। जो भी फसल, उसे वो फसल जो उगेगी, उस फसल से जो आमदनी होगी, उस फसल से मुझे कुछ शेयर दे दो। ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। चलिए मनी समझ लीजिए, पैसा, एक तो पैसा हो गया और एक शेयर ऑफ क्रॉप्स हो गया, मतलब जो फसल होगा, वो फसल जो उगेगी, वो जो आमदनी होगी, उससे मुझे कुछ शेयर दे दीजिए। या फिर सर्विस, अभी आप बोलोगे सर्विस क्या है, सर्विस तो है। अभी सपोज़ फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, मैंने सपोज़ आपका घर है, आपने मुझे लीज़ पे घर दिया हुआ है, तो सर्विस, आप बोलोगे सर मुझे क्या चाहिए, मैंने बोला ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं आपको सर्विस दे दूंगा। सर्विस क्या है ना, मैं आपको फ्री में क्लासेस दे दूंगा, आपका जो भी डाउट हो रहेगा लॉ में मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्या ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर्विस मतलब जो भी चीज़, बिना चीज़ के कोई भी सर्विस आप दे सकते हो, कोई भी उसके लिए काम कर सकते हो। ऐसे हो सकता है कि सपोज़ मैंने किसी पे किसी चीज़ के लिए मैं काम, उनको लिए कुछ सर्विस, मतलब कोई भी टाइप का सर्विस हो, किसी पे पढ़ाने का हो या फिर किसी के लिए कुछ काम कर देना हो, ये सब सर्विस कैटेगरी में आता है। अभी आप बोलोगे पैसा तो गया और शेयर ऑफ क्रॉप्स गया, फसल की आमदनी जो गई, और सर्विस जो है सर्विस कैटेगरी में गया। अभी ये लास्ट वाला क्या है, एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू, कोई भी चीज़, ये जो थे ना थिंग, अदर थिंग, कोई दूसरा थिंग जिसकी वैल्यू टू बी गिवन पीरियडिकली और स्पेसिफाइड ओकेजन्स। अभी आप बोलोगे ये थोड़ा क्या कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये इसका मीनिंग मतलब हम समझाते हैं। अदर थिंग हम बोलेंगे भाई देखो, ये नॉर्मली क्या होता था, ये पुराने ज़माने में होता था, अभी कैसे होता था वो थोड़ा ध्यान से समझिए। एनी अदर थिंग, कोई दूसरा चीज़ जिसकी कोई वैल्यू हो, टू बी, जो भी वैल्यू है वो पीरियडिकली, मतलब
1 महीने में या फिर 2 महीने में या 3 महीने, और ऑन स्पेसिफाइड ओकेजन्स कोई ओकेजन सपोज एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, वो अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने घर आपको भाड़े में दे रहा हूँ, ठीक है, और कंसिडरेशन चाहिए मुझे, बदले में कुछ चाहिए मुझे, बदले में आप क्या करो, कुछ और चीज़, एनी अदर थिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे फॉर वैल्यू, जिस कोई भी चीज़ हो जिसकी कुछ वैल्यू है। क्या है, सपोज़ मैं आपको अपना घर दे रहा हूँ, आप मुझे बदले में, एग्जाम्पल के बेसिस पे, आप मुझे बदले में जो घर का मेरे रहने के लिए जो भी नेसेसिटीज़ है, आप समझ लो कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए क्या, खाने पीने के लिए मुझे सामान चाहिए, ग्रॉसरी चाहिए। आप एक काम करो, मेरा घर आप भाड़े पे ले लो, लीज़ पे ले लो, और मुझे क्या करो, पीरियडिकली, मंथली में डिपेंड करता है कि पार्टी क्या मंथली राज़ी होते हैं, या फिर 10 दिन के अंदर, या फिर क्वार्टरली, या फिर आपका 15 डेज़ के अंदर, या फिर वीकली, वो डिपेंड करता है पार्टी से। अगर उसके बीच में पीरियडिकली है, पीरियडिकल मतलब जो पीरियड के अंतर में मुझे वापस कुछ मिलना चाहिए। सपोज़ मैं उसके बोलता हूँ कि मुझे आप इन रिटर्न ग्रॉसरी आप वीकली मुझे दो, मतलब मैंने घर उसको दिया लीज़ पे, और इन रिटर्न मुझे आप कुछ ग्रॉसरी, एनी अदर थिंग, ग्रॉसरी भी हो सकता है, आप बोलो कि नहीं मुझे गोल्ड चाहिए, गोल्ड भी हो सकता है, आप बोलो कि नहीं मुझे कोई भी चीज़ हो, आप मुझे वो चीज़ दे दो जिसकी कोई वैल्यू हो, वो वैल्यू आप पीरियडिकल दो, मतलब थोड़ा बीच में कुछ इंटर वीकली हो, या फिर मंथली हो, या फिर क्वार्टरली हो, या फिर सेमी एनुअली मतलब बाई 6 मंथ्स हो, या फिर ईयर सालाना हो, पीरियडिकली दो, और ऑन स्पेसिफाइड ओकेजन्स, और कोई ओकेजन में दो, ये ओकेजन में मुझे चाहिए। अभी आप बोलोगे थोड़ा अच्छे से समझाइए, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। एनी अदर थिंग हम लोग समझ लेते हैं। एनी अदर, सपोज कपड़ा, मेरे पास अच्छे शर्ट पैंट नहीं है पहनने को, मैंने क्या किया, अपना एक गोडाउन था, एक शर्ट पैंट जो मैन्युफैक्चर है उसको मैंने लीज़ पे दे दिया, वो बहुत ही ब्रांडेड शर्ट पैंट सब बनाता है, तो मेरा शर्ट पैंट में बहुत ही कमज़ोरी है, वीकनेस है। मैंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, मेरा जो गोडाउन है आप लीज़ पे ले लो, और इन रिटर्न, इन कंसिडरेशन मुझे क्या करो, एनी अदर थिंग। तो मैंने एनी अदर थिंग डिसाइड किया कि मुझे आप अपना जो खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो ब्रांडेड शर्ट और पैंट जो वगैरह बना रहे हो, वो मुझे पीरियडिकली, मतलब महीना या फिर 15 दिन में, या फिर 15 दिन में एक बार, या फिर महीने में एक बार, या फिर आपका डिपेंड, क्वार्टरली एक बार, मतलब 3 महीने में एक बार, या फिर 6 महीने में एक बार, या फिर साल में एक बार, वो आप पीरियडिकली मुझे सप्लाई करो। एनी अदर थिंग मतलब जो भी शर्ट पैंट है उसका तो वैल्यू होगा, कुछ तो ब्रांडेड शर्ट मतलब वैल्यू होगा, टू बी गिवन, कैसे दिया जाएगा, पीरियडिकल दिया जाएगा। अभी आप बोलोगे ऑन स्पेसिफाइड ओकेजन्स क्या है, मैं बोलूँगा नहीं पीरियडिकल नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे या फिर 15 दिन में नहीं चाहिए, मंथली नहीं चाहिए, या फिर क्वार्टरली मतलब 3 महीने में नहीं चाहिए, 6 महीने में नहीं चाहिए, सालाना में नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफाइड ओकेजन्स में चाहिए। ओकेजन्स क्या बोलोगे, ओकेजन मतलब दिवाली, मुझे दिवाली ओकेजन में देना, दशहरे में देना, और कोई पूजा न्यू ईयर में देना, और फिर होली के टाइम में देना। तो ये स्पेसिफाइड ओकेजन्स में बोलता हूँ, ओकेजन जब ओकेजन कोई भी होगा, या फिर मैं बोलूँगा नहीं मेरे घर में जब कोई फंक्शन होगा आपको देना पड़ेगा। तो पता कैसे चलेगा, वो पता होगा बीच में, दोनों के बीच में एग्रीमेंट जब बनेगा उसमें पता चलता है, उसमें मेंशन रहता है कि वो जो भी अदर थिंग आप दोगे उसकी जो वैल्यू है वो आपका पीरियडिकली होगा या फिर स्पेसिफाइड होगा। पीरियडिकली मतलब मैंने बता दिया ऑलरेडी, या तो मंथली हो, या फिर क्वार्टरली हो, या फिर 6 महीने में हो, या फिर वीकली हो, कुछ भी हो सकता है। और स्पेसिफाइड ओकेजन्स कुछ भी हो सकता है, सपोज़ दिवाली ओकेजन हो, या फिर हमारे घर में जब शादी होगा, या फिर हमारे घर में कोई पार्टीज़ होगा, या फिर फंक्शन होगा, वहाँ पे आप दो। क्लियर अभी कंसिडरेशंस क्लियर। अभी थोड़ा इन ब्रीफ रिवाइज कर देते हैं। राइट टू एन्जॉय मतलब पोजेशन, उसको पोजेशन मतलब मैं घर पे रहूँगा और उसको यूज़ करें, ये पार्शियल ट्रांसफ़र, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं है। और क्या होता है, सर्टन पीरियड, कुछ पीरियड के लिए होना है, और पीरियड मतलब जैसे मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, 6 महीने के लिए, या फिर साल के लिए, या फिर वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए भी हो सकता है। वो एक्सप्रेस होगा या फिर इम्प्लाइड होगा। एक्सप्रेस मतलब वो पूरा एग्रीमेंट लीज डीड बनेगा, लीज डीड में सारा एक्सप्रेस किया होगा। एक्सप्रेस मतलब पूरा लिखा पढ़ी होगा। और इम्प्लाइड मतलब एग्रीमेंट नहीं है, वो कंडक्ट ऑफ द पार्टी से पता चलेगा। और इन परपीचुटी मतलब परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए हो सकता है। इन कंसिडरेशन मतलब मुझे रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए, मुझे मैं घर दे रहा हूँ तो मुझे कुछ रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए अभी पहले बता दिया, हाउ कैसे मिलना चाहिए, एक बार में। पेड मतलब एक बार में दे दिया, और प्रॉमिस टू बी पेड पार्टली देगा, फ्यूचर में देगा। क्या क्या देगा, मनी देगा, शेयर ऑफ प्रॉप्स देगा, सर्विस देगा, या फिर एनी अदर थिंग ऑफ द वैल्यू टू बी गिवन पीरियडिकली, और या फिर स्पेसिफाइड ओकेजन्स। यही है आपका बेरेट। बेरेट में आप बोलोगे थोड़ा इसका एसेंशियल समझा देंगे। भाई एसेंशियल इसी में तो एसेंशियल है, चलो देख लेते हैं। पहले पार्टीज़ कौन कौन है भाई, पार्टीज़ दो हैं। क्या है, एक तो ट्रांसफरर और एक ट्रांसफरी। ट्रांसफरर मतलब मेरा घर है, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। क्या पार्शियल, परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं है, पार्शियल ट्रांसफ़र है।
वो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जिसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो ट्रांसफरी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है देखिए, ये है ट्रांसफर, यह देखिए ROR, जिसको दे रहे हैं वो है ट्रांसफरी REE। अभी इसको क्या बोलते हैं जो लीज़ के केस में, ये होगा LSSOR, ये देखिए ROR, ये OR। अभी ये क्या हो जाएगा, लेसी, EE, यहाँ पे भी EE, यहाँ पे भी EE, ठीक है ना। तो लेसर जो ट्रांसफ़र कर रहा है, लेसी जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो जिसको अधिकार मिलता है वो प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए। अच्छा, वो जो पार्टीज़ हैं, तो पहला कंडीशन क्या है, पार्टीज़ क्या होना चाहिए, पार्टीज़ कम्पिटेंट होना चाहिए। कम्पिटेंट मतलब क्या है भाई, कम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे लिखा है, वो सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि वो पार्टीज़ मेजर होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए, वो इनसे नहीं होना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाइड, वो फ्रॉम लॉ नहीं होना चाहिए। वो आप सेक्शन 11 में एक तो रीडिंग मार दीजिए, पता चल जाएगा। फिर प्रॉपर्टीज़ आते हैं, पार्टीज़ तो मिल गया, अभी पार्टीज़, फिर प्रॉपर्टीज़ क्या ट्रांसफ़र होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगा। अभी प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकता है? नहीं भाई, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बात कर रहे हैं। अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, वो आप सेक्शन 3 ऑफ द TPA एक्ट में देख लो। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, वो डेफिनेशन सारा है उसमें, ये सारा इमूवेबल। आप बोलोगे सर अगर ये आप बात कर रहे हो प्रॉपर्टीज़, तो फिर ये क्या परमानेंट ट्रांसफ़र? नहीं भाई, परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं, हम पहले से बता दिए। परमानेंट ट्रांसफ़र सिर्फ सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज में होता है। ये पार्शियल ट्रांसफ़र है, जो मॉर्गेज और लीज केस में पार्शियल ट्रांसफ़र है। उसको एंजॉय करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी दे रहे हैं, पूरा उसको ओनरशिप नहीं दे रहे हैं, उसको एंजॉय करने के लिए दे रहे हैं। तो जो पार्शियल ट्रांसफ़र है उसमें 2 टर्म्स है, रिवर्सनर और एक लीज होल्ड। लीज होल्ड मतलब जो एंजॉय करने का अधिकार है, जो प्रॉपर्टी हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको एंजॉय करने का जो अधिकार होल्ड है, वो उसको बोलते हैं लीज होल्ड। होल्ड मतलब उसको पकड़ के रखना है, जो लीज़ के बेसिस पे वो प्रॉपर्टी को पकड़ के रखेगा, वो उसको एंजॉय करेगा। बट रिवर्सनर क्या है, रिवर्सनर मतलब मैं हूँ ट्रांसफरर, मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया, मैं हूँ ट्रांसफरर या फिर लेसर, मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया लेसी को या फिर ट्रांसफरी को। तो वो जो कुछ पीरियड के लिए ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी फिर मेरे पास वापस आ जाएगा। तो वो जो प्रॉपर्टी वापस आ जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा। प्रॉपर्टी मैंने उसको एंजॉय करने के लिए दिया कुछ पीरियड के लिए, सर्टन पीरियड ओवर होने के बाद, ख़त्म होने के बाद वो प्रॉपर्टी फिर मेरे वापस जो रिवर्स होके मेरे पास आएगा। मेरा जो राइट है वो बोलते हैं राइट ऑफ रिवर्सनर, समझ गए। और जो लीज होल्ड के पास जो प्रॉपर्टी जो लीसी के पास जाता है जो अधिकार, उसको बोलते हैं लीज होल्ड। मेरा क्या अधिकार है, मेरा है राइट ऑफ रिवर्सनर। प्रॉपर्टी जो उसके पास मैंने दिया है एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करने के बाद वो टर्म ओवर होने के बाद वो प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आएगा, तो वो है ट्रांसफरर का राइट ऑफ रिवर्सनर। और लीज होल्ड मतलब जब तक जो पीरियड जितने पीरियड तक उसका अधिकार है एंजॉय करने का, उस पीरियड को बोलते हैं लीज होल्ड, वो अधिकार को बोलते हैं लीज होल्ड। अच्छा, क्या ये प्रॉपर्टी, सपोज़ मैंने ये प्रॉपर्टी जो उसको एक आदमी को मैंने उसको ट्रांसफ़र किया, भाई तो एंजॉय करिए प्रॉपर्टी 1 साल के लिए। अभी मैंने वो तो लीज़ तो दे दिया, अभी मैंने प्रॉपर्टी को क्या हुआ, एब्सोल्युटली किसी और को बेच दिया, क्या उसका लीज़ अफेक्ट होगा? भाई बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। यही है खैसियत लीज़ का, वो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लेसी आपका अफेक्टेड नहीं हुआ। तो कब तक वो, सपोज़ मैं हूँ, मैंने को एक घर लीज़ पे दिया हुआ है और लीज़ पेंडिंग है 1 साल, 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 महीने के बाद मैंने प्रॉपर्टी सी को बेच दिया। अभी सी क्या करेगा, सी वो प्रॉपर्टी ए से डिमांड नहीं कर सकता। क्यों? वो वेट करेगा जब तक लीज़ कंप्लीट नहीं होता है, वो तब तक वो प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं ले सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि लीज होल्ड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय सब्सिक्वेंट सेल। मैंने जो प्रॉपर्टी मैंने उसको लीज़ पे दिया हुआ है, और प्रॉपर्टी अगर किसी और को बेच देता हूँ, तो जो आपका जो बायर है वो वेट करेगा जब तक लीज़ आपका ओवर नहीं होता है, लीज़ पीरियड, वो तब तक वेट करेगा। चलिए, तो क्या क्या एसेंशियल्स है, पार्टीज़ है जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं है, और पार्शियल ट्रांसफ़र है क्योंकि परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं है। पार्शियल ट्रांसफ़र में रिवर्सल, राइट ऑफ रिवर्सल जो ट्रांसफरर का होता है या फिर लेसर का होता है, और लीज होल्ड जो राइट होता है वो लेसी का या फिर ट्रांसफरी का होता है। और टर्म मतलब टेन्योर, मतलब पीरियड क्या हो, पीरियड ऑफ लीज क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, या फिर परमानेंट हो सकता है। महीना टू महीना हो सकता है, 15 दिन के लिए हो सकता है, या फिर क्वार्टरली हो सकता है, मतलब 3 महीने के लिए, या फिर 6 महीने के लिए, या फिर साल के लिए, या फिर 2 साल के लिए, या फिर 10 साल के लिए, या फिर 15 साल के लिए, या फिर
परमानेंट मतलब अनलिमिटेड पीरियड के लिए भी हो सकता है। आप बोलोगे क्या अनलिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। परमानेंट लीज एक तो चीज़ है जो नॉर्मली पहले होता था प्राइवेट केस में, नॉर्मली अभी गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसमें परमानेंट लीज मिल जाता है। उसमें हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि उसमें प्रोसीजर मोड्स ऑफ लीज कैसे होता है, कब रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, वो दूसरे क्लास में समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट है कंसिडरेशंस। अच्छा कंसिडरेशंस क्या है? कंसिडरेशन ये पार्ट है, पैसा हो या फिर आपका फसल हो या फिर कोई सर्विस आप मुझे दे दो या फिर एनी अदर थिंग ऑफ द वैल्यू दे दो, कोई और चीज़ भी दे दो, ये सब है आपका कंसिडरेशंस। अच्छा कंसिडरेशन एक चीज़ ये है, यहाँ पे हम लोग समझ गए प्रीपेड मतलब एक बार में दे दिए, जो भी कंसिडरेशन है वो एक बार में दे दिए तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। और अगर प्रॉमिस टू बी पेड पार्ट करके देंगे तो उसको बोलते हैं रेंट। समझ गए? ये है कंसिडरेशन, प्रीमियम भी हो सकता है और रेंट भी होता है। जो प्रीमियम होता है वो लम सम अमाउंट होता है। सपोज एग्जांपल क्या है? एग्जांपल सपोज मैंने वही एग्जांपल दिया था, घर का लीज़ के दिया, उसको बोला आप मुझे 10,000 पर महीना 1 साल के लिए, 1 साल के लिए लीज़ है, 1 साल के बाद वो घर खाली कर देगा, तो 10,000 रुपया पर मंथ और सालाना होता है 1,20,000। वो अगर 1,20,000 एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट वो एक साथ वन टाइम में वो अगर मुझे पे कर देता है तो वो हो जाता है लमसम अमाउंट, उसको बोलेंगे प्रीमियम। वो बोलता है भाई मैं एक साथ नहीं दे सकता, मैं आपको हर महीने में दूंगा, 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो हर महीने दूंगा, तो वो बोलते हैं रेंट, पीरियडिकली पेमेंट होगा। इसीलिए बोलते हैं जो लमसम पेमेंट होगा वो उसको बोलते हैं प्राइस पेड, एक बार में पेमेंट कर देगा। और प्रॉमिस टू बी पेड ये है रेंट, ये है लमसम जो प्रीमियम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रेंट जो प्रॉमिस टू बी पेड मतलब पार्टली पे करेगा, हर महीना पे करेगा। यही है बेसिक आपका स्ट्रक्चर, इसमें और ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं है। लीज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में लीज बहुत ही आसान है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जनरली आप लोग स्टूडेंट्स का ये रहता है कन्फ्यूजन कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ सेल और मॉर्गेज डील करता है। नहीं, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी डील करता है सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, मॉर्गेज और लीज। आप बोलोगे विल, नहीं, विल वो उसका आपका दूसरी तरफ का ट्रांसफ़र होता है, उसमें आपका ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी आपका कवर नहीं होता है। वो टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशंस, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, वो वहाँ पे डील किया गया है। वो जब तक वो सारा उस एक्ट में हम लोग जब पढ़ेंगे तो डील करेंगे। तो ये आपका बेसिक है। जो भी आपका डाउट है मैंने समझा दिया, क्योंकि ये जो 4th पॉइंट है ये एनी अदर थिंग, इसमें आपका स्टूडेंट्स का जनरली कंफ्यूज रहता है। यहाँ पे कहीं कोई भी टेक्स्ट बुक में भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि क्या है चीज़। तो ये मैंने समझा दिया कि एनी अदर थिंग ऑफ द वैल्यू टू बी गिवन पीरियडिकली और ऑन स्पेसिफाइड ओकेजन्स, ये कैसे होता है। तो पहले क्या होता था, ये पुराने ज़माने में होता था कि आप मुझे कोई मैंने घर दिया, उसके बदले मुझे पैसे मत दो, मुझे कोई और चीज़ दे दो। सपोज़ आप मुझे सोना दे दो, या फिर आप मुझे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप मुझे कपड़े के बदले, बार्टर सिस्टम जब था पहले बार्टर मतलब कुछ आप चीज़ दे रहे हो, उसके बदले पैसे के बदले कुछ दूसरा चीज़ ले रहे हो, तो बार्टर सिस्टम जब था तब हम वैसे ये डील करते थे। क्या अभी डील कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। वो एग्रीमेंट जब लीज डीड होगा, उसको एग्रीमेंट को बोलते हैं लीज डीड। जब लीज डीड होगा उसमें मेंशन किया होगा पैसे के बदले हमको ये चीज़ दे दो, ये भी हो सकता है। ये इनवैलिड नहीं है, वैलिड है। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए, वो भी हम डाउट क्लियर करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे फ्री क्लासेस चल रहे हैं जिसमें जहाँ पे हम लोग पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देके वो समझाते हैं आपको, और प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्योंकि अब देखिए पहले की सिस्टम क्या था, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते थे व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ लीज। अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आते हैं। सपोज़ दे देगा कि ये जो मैंने दिया कि एक लीज़ है और लीज़ के केस में उन एक्सचेंज कंसिडरेशंस में दिया गया है कि वो इन बदले कुछ चीज़ देगा, वेदर इट इज़ वैलिड और नॉट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड कैसे करेंगे? क्योंकि प्रॉब्लम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, वो कोई केस दे देगा, उसमें ये चीज़ है, आप अपना ओपिनियन दीजिए। तो उस केस के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और दूसरे क्लासेस में हम लोग और भी क्लासेस डालेंगे, लीज़ में कैसे मोड्स ऑफ लीज़ है, लीज़ और लाइसेंस में डिफरेंस क्या है, वो सारा चीज़ में हम लोग डालेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कोई चीज़ में आपको डाउट है, ये आपका लीज़ का एक तो स्टूडेंट का हम लोग को मेल आया था कि स्पेसिफिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स मेल किए थे कि ये चीज़ क्या है, एनी अदर थिंग ऑफ द वैल्यू, इनका डाउट था कि ये चीज़ आप थोड़ा समझाइए क्योंकि टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं था। इसलिए स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे एम्फेसिस दिया है समझाने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको भी क्लियर करेंगे। आई होप ये वीडियोज़ अच्छा लगे। थैंक यू।